चलो अब ध्यान दो, बोल रहा है कुछ, चलो बाद में बात कर लेना, कोई नहीं, ध्यान दो। हाँ, तो यहाँ पे अपने पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं। जीएसटी में जो कैलकुलेशंस होती हैं जितनी भी है, उनमें से ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको समझने में मज़ा भी आएगा। मतलब सीखते टाइम थोड़ा लगेगा कि हाँ भाई टेक्निकल चीज़ है, लेकिन एक बार उस पर ग्रिप आ जाएगी ना, फिर आप कोई भी कैलकुलेशन बड़ा ईजी वे में कर सकते हो। देखो आईटीसी के बारे में, इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में मैंने आपको भी सेक्शन में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया, बट हमने जो स्टार्टिंग में वो सम में नहीं देखा था, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर वाली चेन, तो उसमें मैंने आपको बता दिया था कि आईटीसी एग्जैक्टली है क्या और कैसे काउंट करते हैं, तो हमने देखा। अब इसमें एग्जैक्ट डिटेल में कैलकुलेशन कैसे होगी वो समझ लो। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लेजर्स की। तो लेजर्स की बात करें तो जीएसटी में 3 टाइप के लेजर्स होते हैं। फिजिकली कोई अकाउंट नहीं बनता है, सब कुछ काम ऑनलाइन पोर्टल पे होता है, ये तो आपको मालूम है। लेकिन जो लेजर्स हैं उसमें पहला टाइप है जिसको हम बोलेंगे दैट इज द लायबिलिटी लेजर, दूसरे लेजर को हम बोलेंगे कैश लेजर, एंड थर्ड वन इज क्रेडिट लेजर। तो ये तीनों जो लेजर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स हैं, फिजिकल लेजर नहीं, इसलिए इसको ई क्रेडिट लेजर, ई कैश लेजर या फिर ई लायबिलिटी लेजर बोलते हैं, तो वो आप ध्यान रखना। अब ये लेजर्स में हम क्या डेटा लिख रहे हैं, क्यों मेंशन कर रहे हैं, वो समझो। सबसे पहले अपने जो एग्जांपल की बात कर रहे थे, तो मैं वैसे ही कोई एग्जांपल या फ्रेम कर लेता हूँ, थोड़ा नंबर्स के साथ आपको आइडिया आ जाएगा। सपोज ऐसा है कि भाई मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कोई गुड्स सेल किए, कुछ सप्लाई किया। अब उसका जो भी इनवॉइस बना होगा वो इनवॉइस का अमाउंट अज्यूम कर लेते हैं। लेट दैट इनवॉइस बी ऑफ ₹5 लाख। अब 5 लाख के गुड्स सप्लाई किए तो उसके ऊपर जीएसटी भी तो कलेक्ट होगा, तो जीएसटी का रेट 12% अज्यूम कर लेते हैं। इस हिसाब से कितना जीएसटी बनेगा, 60,000 रुपीज़, और टोटल अमाउंट पेएबल कितना हो गया, 5,60,000। तो इन शॉर्ट मिस्टर बी इसको जो पेमेंट करेगा वो होगा 5,60,000 रुपीज़ का, जिसमें ये जीएसटी इंक्लूडेड है। अब मिस्टर ए ने जो भी ये गुड्स सप्लाई किए हैं वो भी तो कहीं से खरीद के लाया होगा, ठीक है, तो उसने मिस्टर एक्स से ये गुड्स खरीदे थे, ऐसा आपने मान लेते हैं। कुछ ना कुछ इनपुट टैक्स मिस्टर ए ने भी पे किया होगा, ये बात हमने की थी पहले भी। वो इनपुट टैक्स का अमाउंट हम रैंडमली कंसिडर कर लेते हैं 25,000 रुपीज़। तो मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोच रहे हो, तो उसने एक तरफ गुड्स बाई करने के लिए 25,000 रुपये जीएसटी पे किया है, इनपुट टैक्स, और अब जब वो कस्टमर को आगे गुड्स बेच रहा है तो वहाँ से आउटपुट टैक्स कितना कलेक्ट कर रहा है, 60,000 रुपीज़। ये समझ आया। अब हम यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन अभी करेंगे लेजर में, वो मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचेंगे, ये पहले फिक्स कर लेते हैं ताकि आपको बार बार कंफ्यूजन नहीं हो कि बी की बात हो रही है या एक्स की बात हो रही है। बात किसकी हो रही है, ए की बात हो रही है, ठीक है। तो मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो, उसने कस्टमर से कितना जीएसटी कलेक्ट किया, 60,000। गवर्नमेंट की नज़र तो है ही सबके ऊपर, गवर्नमेंट वेट कर रही है, बोले ला भाई 60,000 कलेक्ट किए ना, तो हमारे पास सबमिट करवा दे। तो अगर अपने मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो उसकी जो लायबिलिटी है टोटल वो कितनी है, 60,000 रुपीज़। ये उसकी ग्रॉस लायबिलिटी है, क्योंकि इतना उसने आगे कस्टमर से कलेक्ट किया है, तो गवर्नमेंट बोल रही है लाओ 60,000 रुपीज़ सबमिट करो। अब आप मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचो कि क्या ये पूरे 60,000 जाके डिपार्टमेंट को सबमिट कर देगा कैश में, नहीं, क्यों ऐसा, ऑलरेडी पहले 25,000 इसको दे चुका है। अच्छा, ये जो 25,000 यहाँ से पास हुए थे, मिस्टर एक्स ने क्या अपने पास रख लिए थे, नहीं, उसने क्या किया था, वो अमाउंट जाके गवर्नमेंट को ही तो सबमिट किया था। तो गवर्नमेंट को ऑलरेडी मिस्टर एक्स के हाथों से 25,000 रुपये मिल चुके हैं जो इसी ने दिए थे। आया समझ में। अब मिस्टर ए बोल रहा है कि भाई मैंने 60,000 रुपीज़ कलेक्ट किए हैं, तो मैं पूरे कैश में थोड़ी ना दूंगा, ऑलरेडी 25,000 दे चुका हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसमें से अपने 25,000 जो है वो सेट ऑफ करूँगा, और बाकी का जो अमाउंट है सिर्फ वही सबमिट करूँगा कैश में। यही होगा ना, आईटीसी क्लेम करने का मतलब वही था कि जो कस्टमर से आया उसमें से अपना जीएसटी पहले साइड पे निकाल लो, इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले लो, बाकी का अमाउंट जो है वो कैश में पे कर दो, यही बात हुई थी। अब लेजर्स में जब हम एंट्री देखेंगे तो इसमें ऐसा दिखेगा कि लायबिलिटी लेजर में ऐसा दिख रहा है कि 60,000 पेएबल है। अब ये 60,000 पे ऑफ करने के लिए मिस्टर ए के पास 2 ऑप्शन है, या तो पूरा पेमेंट कैश कर दे, या फिर अगर उसके पास इनपुट टैक्स का क्रेडिट अवेलेबल है तो पूरा क्रेडिट यूटिलाइज कर ले, या पार्शियली भी तो पेमेंट कर सकता है। जितने आपके पास क्रेडिट्स पड़े हुए हैं उतना क्रेडिट्स यूज कर लो, बाकी का अमाउंट जो है वो कैश में पे कर दो। आया समझ में। तो अगर अपने लेजर की बात करेंगे तो लायबिलिटी लेजर जो मैंने आपको बोला उसमें 60,000 पेएबल दिख रहा है कि गवर्नमेंट को सबमिट करना है। इसके साथ साथ अगर अपने क्रेडिट लेजर की बात कर रहे हैं तो क्रेडिट लेजर में 25,000 रुपीज़ के क्रेडिट्स आपके पास पड़े होंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि 25,000 आपने आगे मिस्टर एक्स को पे किए थे, तो ये 25,000 रुपये क्रेडिट पड़ा हुआ है। अब जब मंथ एंड में रिटर्न फाइल करोगे या पेमेंट की लायबिलिटी आएगी तो आप क्या करोगे, इस 25,000 को यहाँ से यूटिलाइज कर लोगे, क्रेडिट पूरा यूज कर लिया, तो आपकी लायबिलिटी 25,000 रुपये तक तो पे ऑफ हो गई ना डायरेक्टली। अब कितनी बची, 35,000। ये 35,000 आप कैसे पे करोगे, कैश में। अब कैश में पेमेंट करने के लिए आएगा अपना कैश लेजर। कैश लेजर का मतलब अपना पेटीएम का वॉलेट बैलेंस।
सेम पेटीएम वॉलेट वाला सिस्टम। आप पहले अपने बैंक अकाउंट से कैश लेजर में 35,000 रुपीज़ ऐड करोगे तो प्लस हो जाएगा। तो वॉलेट में बैलेंस दिख रहा है 35,000। अब ये 35,000 का आप यूज़ क्या करोगे, ये लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए यूज़ करोगे। जैसे ही आप इसको यूज़ कर लोगे 35,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा, कैश लेजर में बैलेंस जीरो। पेटीएम वॉलेट में ऐसे ही होता है, आप पहले अपने बैंक अकाउंट से पैसा लोड करते हो तो उसमें दिखता है बैलेंस में कि इतना पैसा ऐड हो गया, फिर आप जैसे ही कहीं पे थर्ड पार्टी को पेमेंट करते हो वो तुरंत माइनस हो जाता है, वॉलेट खाली हो जाता है, यही होता है। तो कैश लेजर एग्जैक्टली इस तरीके से काम करता है। तो इन शॉर्ट आपकी जो टोटल लायबिलिटी थी, ये लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए आपने दो चीज़ें यूज़ की। 25,000 रुपये आपने क्रेडिट लेजर में से यूटिलाइज कर लिया और 35,000 आपने अपनी पॉकेट से कैश पे कर दिया। आया समझ में? और आपकी पूरी लायबिलिटी सेटल हो गई। बोलो इसमें कोई क्वेरी, कुछ नहीं समझ आया? क्लियर है? तो लेजर वाली स्टोरी में इतना ही है कि लेजर्स क्यों बनते हैं, इसमें कौन से अमाउंट जाते हैं और हम कैसे इसको यूटिलाइज करते हैं, इससे ऊपर इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया है तो लेजर वाला पार्ट अपना कंप्लीट है, डन। पूछना है किसी को कुछ क्वेरी हो, नंबर सामने ये देख लो, कुछ नहीं समझ आया तो बोलो, कोई भी डाउट है? तीनों लेजर समझ आ गए। लायबिलिटी में ग्रॉस लायबिलिटी लिखते हैं, जो कलेक्ट करके लेके आए, उसको पे करने के लिए हमारे पास दोनों ऑप्शन है। पहले तो आप क्रेडिट ही यूटिलाइज करोगे ना जितना हो सकता है, फिर जो बचेगा वही कैश में पे करोगे। ऐसा होगा? बोले नहीं, कैश में भर देते हैं, क्रेडिट को इकट्ठा होने देते हैं, जब ऐसे 2-4 करोड़ इकट्ठे हो जाएंगे ना एक साथ यूज करेंगे, ऐसा होगा? नहीं, तो आप तो उसको पहले यूज करने की ट्राई करोगे ताकि आपको कैश में कम से कम पेमेंट करना पड़े। आया समझ में? अब इस पूरे ट्रांजेक्शन में गवर्नमेंट की कमाई तो वही हुई जो होनी चाहिए थी। ए के थ्रू कितना मिला? 35,000 हो गया। अभी तक टोटल 60, वही जो अपन ने पहले भी बात की थी, गवर्नमेंट की कमाई तो वही है जो अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर ने अपनी पॉकेट से पे किया। पूरे चेन में मिस्टर एक्स की जेब से कोई जीएसटी नहीं गया है, जो ए से आया था वो उसने गवर्नमेंट को दे दिया। मिस्टर ए की पॉकेट से भी कोई जीएसटी नहीं गया, उसने 25,000 भरे थे, बट जैसे ही आगे से 60 आए उसने वो वाले 25 पहले ही निकाल लिए और गवर्नमेंट को कितने दिए? 35। तो ये 35 पे करते ही मिस्टर ए की पॉकेट फ्री हो गई, उसकी जेब से कोई जीएसटी नहीं गया। सारा बर्डन किस पे आ गया? मिस्टर बी पे। अब अगर ये एंड कंज्यूमर है तो बस चेन यहाँ पे खत्म, ये आगे बेचेगा तो फिर ये स्टोरी 1 to 1 चलती रहेगी। क्लियर है? ठीक है। तो लेजर वाला पार्ट आपका पूरा यहाँ पे कंप्लीट है। अब अपने आगे क्रेडिट लेने वाली बात देखेंगे कि क्रेडिट क्लेम कैसे करते हैं, क्योंकि हमने देखा जीएसटी में ना अलग अलग नाम से जीएसटी लिया जाता है। एक आपका सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है, यूटीजीएसटी है। ठीक है, ये 4 तो मेजर हैं और कॉम्पनसेशन सेस अलग चीज़ है। तो ये चारों में कैसे सेट ऑफ करना है, कैसे आईटीसी क्लेम करना है, अब हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ चलो ध्यान दो। अब देखो यहाँ पे आईटीसी कैसे क्लेम करना है वो समझना। जो सेक्शंस का आपके पास रेफरेंस है मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एक यहाँ पे है सेक्शन नंबर 49, उसका सब सेक्शन 5 हमारे लिए काम का है। फिर एक सेक्शन है इसके साथ 49 कैपिटल ए, 49 कैपिटल बी, और साथ में एक रूल है दैट इज़ 88 कैपिटल ए। ये सारी चीज़ें आपको उस चैप्टर में लिखी हुई मिल जाएंगी। 49, 49A, 49B, रूल नंबर 88 कैपिटल है। चैप्टर अगर घुमाओगे ना पेजेस तो उसमें आपको ये सारे हेडिंग्स दिख जाएंगे। अब इस चैप्टर को अप्रोच करने के दो ऑप्शन हैं हमारे पास। या तो हम लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट जाके उसको पढ़ें और उसका मतलब निकालने की कोशिश करें, जो थोड़ा आपको भारी पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं इन सबका समरी आपको एक साथ समझा दूँ कि करना क्या है, प्रैक्टिकल अप्रोच, डायरेक्ट एप्लीकेशन बता दूँ। हमें थियरी में इसको कहीं लिखना नहीं है, आपको उस पर प्रैक्टिकल एमसीक्यू पूछेंगे तो कैलकुलेशन ही बताना है। तो आपको थियरी समझ में आ जाए बट अप्लाई करना ना आए तो उसका कोई फायदा नहीं। तो बेटर है अपने एप्लीकेशन पे ध्यान दें। ठीक है, अब एप्लीकेशन कैसे करना है मैं आपको इन सबका समरी बता रहा हूँ, क्या सिचुएशन है, थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, एक है परचेजेस। परचेजेस का मतलब इनपुट, रॉ मटेरियल बाई करना। ठीक है, अब कोई भी ट्रेडर है, कोई बिजनेसमैन है, वो एक तरफ परचेजेस भी कर रहा है, एक तरफ सेल्स भी कर रहा है। सही है, रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, स्पेयर पार्ट्स खरीद रहे हो, फर्नीचर परचेज कर रहे हो, मशीन्स खरीद रहे हो, प्रोडक्शन करके प्रोडक्ट बेच रहे हो। तो एट वन पॉइंट यू आर अ बायर, एट अनदर पॉइंट यू आर अ सेलर। तो एक ही इंसान एट अ टाइम बायर भी होता है और सेलर भी होता है, ये चीज़ होती है। हम यही ध्यान में रख के चल रहे हैं। तो आप कुछ परचेजेस भी कर रहे हो, आप कुछ सेल्स भी कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें आप फिनिश गुड्स या जो भी प्रोडक्ट्स हैं आपके, वो प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हो जो आपने या तो मैन्युफैक्चर किए या किसी से खरीदे होंगे। अब इस सिचुएशन में जब आपने परचेजेस किए तो वो परचेजेस इंटर स्टेट भी हो सकते हैं और दूसरा ऑप्शन इंट्रा स्टेट भी हो सकते हैं। सही है, और जब आपने इंटर स्टेट परचेजेस किए होंगे तो आपने कौन सा जीएसटी पे किया होगा? आईजीएसटी, ये आपको पता है। ठीक है, तो आईजीएसटी के नाम पे आपने पेमेंट किया होगा। और यही जब इंट्रा स्टेट अगर आप परचेजेस कर रहे हो तो आपने कौन सा जीएसटी पे किया होगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। मैं ये बोल सकता हूँ कि ये सारा जो है ये आपका इनपुट टैक्स है, क्योंकि आपने पे किया है ना, ये सारा इनपुट टैक्स है।
तो जैसे ही आप ये इनपुट टैक्स पे करते हो, आपके वो क्रेडिट लेजर में ये एंट्री स्टोर हो जाती है कि मैंने IGST के नाम पे इतना पैसा पे किया, CGST के नाम पे इतना और SGST के नाम पे इतना, और अब इसका मुझे क्रेडिट मिलेगा, इन फ्यूचर में उसको यूज़ करूँगा। ऑन द अदर हैंड मैं सेल्स भी कर रहा हूँ, सेल्स वाले में भी सेम सिचुएशन होगी ना, इंटर स्टेट सेल्स भी हो सकते हैं ना, आउटसाइड द स्टेट, तो उसमें क्या कलेक्ट किया होगा मैंने, IGST। तो ये मेरा आउटफ्लो है, इसको नेगेटिव में लिख देता हूँ कि ये मैंने पे किया है और ये मैंने कस्टमर से कलेक्ट किया है, इसलिए इसको प्लस में लिख रहा हूँ। इंट्रा स्टेट लोकल सेल्स भी होती होंगी, उसमें कलेक्शन में आया होगा CGST और इक्वल अमाउंट का SGST। ठीक है, ये सारी सिचुएशन है। अब बताए क्या है, ये हो चुका पूरा ट्रांजेक्शन, ये पूरे महीने भर का ट्रांजेक्शन है। अब मंथ के एंड में या नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में जब मैं ये सारी चीज़ें इनकम GST डिपार्टमेंट के सामने सबमिट करूँगा, मेरी टोटल लायबिलिटी, उसमें से ITC और बाकी का मुझे कैश पे करना है, तो मुझे सेट ऑफ करना पड़ेगा आमने सामने। वैसे होगा ना, अभी जो बात कर रहे थे 60,000 के सामने 25,000, जितना कलेक्ट हुआ, जितना पे किया, माइनस करो, डिफरेंस का पे कर दो। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सीधा टोटल कर लो सबका, कि भाई सबका टोटल देख लो कितना हो रहा है, ये टोटल देख लो कितना हो रहा है और सीधा सेट ऑफ कर दो, ऐसा होता नहीं है। जब आप क्रेडिट क्लेम कर रहे हो तो कौन सा GST कलेक्ट किया है, कौन सा GST पे किया है, वो सब देखना पड़ता है। और आपको क्रेडिट जो है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में, प्रॉपर सिस्टम के थ्रू मिलता है, वो हमें यहाँ पे सीखना है। क्लियर? अब इसमें यूटिलाइजेशन की जब बात होगी कि सपोज मैंने IGST कलेक्ट किया कस्टमर से, अब मुझे जाके गवर्नमेंट को पे करना है, इसके सामने मेरे पास ये सारा क्रेडिट पड़ा हुआ है, तो मैं कौन सा क्रेडिट पहले यूज़ करूँ, कौन सा बाद में यूज़ करूँ, कौन सा नहीं यूज़ कर सकता हूँ, ये रूल्स हमें यहाँ पे ये सारे प्रोविजन सिखा रहे हैं। क्लियर? अब इस सब में जैसे IGST पे करने के लिए IGST यूज़ करूँ या CGST या SGST, ये जो भी रूल्स हैं, इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है जिसमें ये बोला गया है कि भाई CGST और SGST आमने सामने यूटिलाइज नहीं हो सकते। मतलब अगर मुझे ये CGST जो मैंने कलेक्ट किया है वो गवर्नमेंट को पे करना है, तो मैं SGST का फंड यूज़ नहीं कर सकता। अगर मुझे SGST सबमिट करना है तो मैं CGST का फंड यूज़ नहीं कर सकता। ये दिस इज़ द ओनली रिस्ट्रिक्शन, बाकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बाकी आपको जो भी GST कलेक्ट करके पे करना है, आप कोई भी क्रेडिट ले लो आमने सामने, वो चलेगा। आया समझ में? तो एक ही रिस्ट्रिक्शन है, इसको बोलते हैं क्रॉस यूटिलाइजेशन। क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ CGST वर्सेस SGST, इट इज़ नॉट अलाउड। ये सब कुछ लिखा है नोट्स में, मैं आपको एनालिसिस भी है लास्ट में बता दूंगा। अभी आप सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान दो कि अप्लाई कैसे करना है, थियरी को छोड़ दो। ये समझ आ गया फर्स्ट पॉइंट? ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, शुरुआत कहाँ से करें और किस सीक्वेंस में आगे बढ़े वो पता नहीं, वही क्लियर आउट करना है। अब जब ये सारी सिचुएशन आपके सामने है, ये आपको क्लियर हो गई होगी, मैंने इतने सारे GST कलेक्ट किए, इतने सारे GST पे करके बैठा हूँ, अब इसका मुझे क्रेडिट लेना है। अब क्रेडिट लेते टाइम मैं तो पूरी कोशिश करूंगा कि जितना मैक्सिमम क्रेडिट वसूल हो जाए उतना मेरे लिए अच्छा है, तो मुझे ना कैश में उतना कम पे करना पड़ेगा। तो डिपार्टमेंट ने यहाँ पे इन सेक्शंस में क्लैरिफाई किया कि शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि जब आप ITC ये वाले GST यूज़ करोगे सेट ऑफ करने के लिए, तो सबसे पहले आप IGST का फंड यूज़ करोगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रूल बोल रहा है और सेक्शन बोल रहा है कि सबसे पहले आपको कौन सा फंड यूज़ करना है, IGST। ठीक है। अच्छा, अब IGST अगर आप यूटिलाइज कर रहे हो तो कौन सी लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए यूज़ करना है, उसका भी एक सीक्वेंस फिक्स है, मैं वो भी बता देता हूँ। इफ यू आर यूटिलाइजिंग योर IGST, मतलब ये ITC वाला IGST है, ये वाला, ये कंफ्यूज मत होना, ये आउटपुट टैक्स है, ये इनपुट टैक्स है। जो IGST आपने आगे पे किया हुआ है, जिसका आपके पास क्रेडिट अवेलेबल है, अगर आप उसको यूज करते हो ये लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, तो IGST सबसे पहले IGST के सामने ही यूटिलाइज होगा। ये फंड इसको पे करने के लिए सबसे पहले आपको यूज करना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, ये यूज कर लिया आपने, इसके बाद भी इसमें और बैलेंस बचा हुआ है, अभी भी और क्रेडिट अवेलेबल है, ये तो पूरा यूटिलाइज हो गया। तो फिर उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी किसको देनी है आपको, CGST, और थर्ड प्रायोरिटी किसको देनी है, SGST को। तो आप ये फंड को इन तीनों को पे करने के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहले IGST, फिर CGST, फिर SGST। ठीक है, ये समझ में आ गया? इस ऑर्डर में आपको यूज करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं। क्लियर? अच्छा, इसके बाद बात करते हैं CGST के फंड की। आपके पास CGST के नाम पे काफी सारा इनपुट टैक्स पड़ा हुआ है। अब इसको अगर आपको यूटिलाइज करना है तो सबसे पहले क्या पे करने के लिए यूज करना पड़ेगा, तो बोला ठीक है, तो आपको क्या पे करने के लिए यूज करना है, CGST। सेम नेम वाला याद रख लेना। IGST का फंड पड़ा हुआ है ना, तो पहले IGST के सामने ही यूज होगा। CGST का फंड पड़ा है तो पहले किसके सामने यूज होगा, CGST के सामने। अच्छा, इसको पूरा सेटल करने के बाद ये पूरा पे ऑफ हो गया, अभी भी आपके पास CGST में और क्रेडिट अवेलेबल है, तो उसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं उसके बाद, तो बोला IGST। ठीक है, सेकंड जो रैंकिंग है वो किसको मिल गई, IGST। तीसरा ऑप्शन पॉसिबल है क्या? क्लियर हो गया? तो CGST का क्रेडिट SGST चुकाने के लिए तो यूज
नहीं कर सकते। ये चीज़ तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी थी। तो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, यहाँ पे तीनों ऑप्शन थे। अब वैसे आप मुझे बता दो, SGST का फंड अवेलेबल है आपके पास, सबसे पहले सेम नेम SGST, और फिर उसके बाद अगर बच गया तो IGST, तीसरा तो ऑप्शन आएगा नहीं। आया समझ में? तो आप कौन सा फंड यूज कर रहे हो उससे पता चलेगा कि पहले उसको किसके सामने यूज करना है। तो ये एक सिचुएशन आपके सामने क्लियर, ठीक है। तो अगर आप IGST यूज कर रहे हो तो इस रैंकिंग में यूटिलाइज होगा, CGST यूज कर रहे हो तो ऐसे, और SGST यूज कर रहे हो तो ऐसे। तो ये हमने रैंकिंग डिसाइड कर ली। पर अब इन तीनों में से पहले कौन सा यूज करना है, तो बोला IGST। तो सबसे पहले हम IGST यूज करेंगे, फिर CGST यूज कर लो, और फिर SGST यूज कर लो। आया समझ में? तो ये ऐसे ऑर्डर भी फॉलो करना है और ये वाला ऑर्डर भी फॉलो करना है। तो हमारे पास जब इनपुट टैक्स इतना सारा अवेलेबल है, महीना खत्म होने के बाद जब रिटर्न फाइल करते टाइम हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि भाई सबसे पहले इसको टारगेट करो। IGST का जो फंड अवेलेबल है, जो क्रेडिट अवेलेबल है, पहले उसको टारगेट करो। उसको यूटिलाइज जब करेंगे तो हमें पता है कि यही ऑर्डर फॉलो करना है, 1, 2 एंड 3, तो ये फिक्स हो गया। IGST का ये पूरा ITC अपना एग्जॉस्ट हो जाएगा, यूज करके खत्म हो जाएगा, फिर आपको जाना है दूसरे फंड पे। एक सीक्वेंस फॉलो करना जरूरी है। तो CGST वाला फंड उठा लो, क्योंकि ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो इसको पहले कंप्लीट करो। अब CGST का आपके पास जितना भी क्रेडिट अवेलेबल है, पहले आपको उसको CGST की लायबिलिटी सेट ऑफ करने के लिए ही यूज करना है। उसके बाद भी इसमें कुछ पैसा बचा हुआ है और IGST अभी भी पे करना बाकी है, तो आप यहाँ पे भी इसको यूटिलाइज कर सकते हो। एंड देन सेम वे में हमें जाना है SGST पे। अब ये सब कुछ नंबर्स पे डिपेंड करेगा कि कितना आउटपुट टैक्स कलेक्ट हुआ, कितना इनपुट टैक्स आपने पे किया, तो उस पर पता चलेगा कि कहाँ तक कौन सा अमाउंट जा रहा है। तो मैं अभी आपको सिर्फ रूल्स बता रहा हूँ, नंबर्स के साथ इलस्ट्रेशंस हैं वो अपने सॉल्व करेंगे। बट पहले आप ये रूल तो समझ लो अच्छे से, ये आपके दिमाग में क्लियर हो जाए तो नंबर्स पे जाऊंगा तो कुछ समझ में आएगा। क्लियर हुआ? तो आपको रूल्स पता चल गए कि भाई सबसे पहले कौन सा फंड यूटिलाइज करना है, IGST, किस ऑर्डर में वो भी आपको पता है। फिर आपको यूज करना है CGST, ऑर्डर पता चल गया। फिर SGST, ऑर्डर पता चल गया। आया समझ में? अब ये इतना जो उन्होंने आपको अलाउ कर दिया, सिर्फ एक ही रिस्ट्रिक्शन लगाया ना, CGST और SGST आमने सामने मत लो, बाकी का सब कुछ क्लेम कर लो। अब जब हम इसको पुराने सिस्टम से कंपेयर करते हैं, बिफोर GST एंड आफ्टर GST, तो GST आने से अपना एज एन असेसी, एज अ टैक्स पेयर, ये फायदा हुआ है कि यहाँ पे हमें ज्यादा क्रेडिट मिलने लग गया आमने सामने। पहले क्या होता था, पुराने सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का झगड़ा ही चलता था। बोले आपने टैक्स कलेक्ट किया तो हम क्यों क्रेडिट देंगे, जो टैक्स आपकी पॉकेट में गया उसका क्रेडिट हम क्यों देंगे। तो गुजरात गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट लड़ रही है कि बोले अगर सेंट्रल टैक्स कलेक्ट हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉकेट में गया है, और असेसी हमसे आके क्रेडिट मांगेगा ना तो हम नहीं देंगे, वैसा बोलते थे। उल्टा भी होता था, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट किया और आप सेंट्रल वाले से ITC मांगोगे, वो नहीं देंगे, बोले हमारे पास तो पैसा आया ही नहीं, हम क्यों क्रेडिट दे। अब इन दोनों के झगड़े में नुकसान किसका होता था, आपका और मेरा, क्योंकि हम टैक्स भरते भी हैं और पूरा क्रेडिट भी नहीं मिलता। तो जितना नहीं मिलता वो तो अपना कॉस्ट बन गया ना, फिर वो कॉस्ट अपन आगे कस्टमर से रिकवर करते हैं, तो गुड्स महंगे हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम GST में उन्होंने एक लिमिट तक सेट आउट, मतलब उसको खत्म कर दिया। फिर भी एक रिस्ट्रिक्शन रखा है क्योंकि वो उनके लिए भी जरूरी था, बाकी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब यहाँ पे ना ये पूरा अगर देखोगे सिस्टम, तो इसमें आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है और एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है, और फिर भी आमने सामने सेट ऑफ हो रहा है। ऐसा कुछ है कॉम्बिनेशन यहाँ पे, कौन सा वाला है? CGST तो सेंटर का ही है, IGST वर्सेस SGST, SGST वर्सेस IGST। तो ये वाली जो सिचुएशन है, ये वाला एक पॉइंट और ये पॉइंट, आप इन दोनों में देखो। IGST कौन सी गवर्नमेंट की पॉकेट में जाता है, सेंट्रल। स्टेट गवर्नमेंट के लिए SGST हो गया, दोनों सरकार अलग अलग है ना, एक स्टेट एक सेंटर। अब आपने जो IGST पे किया था, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स चुकाया था, उसका क्रेडिट आप यूज कर रहे हो टू पे ऑफ योर स्टेट गवर्नमेंट लायबिलिटी। ये पैसा आपसे मांग कौन रहा था, गुजरात गवर्नमेंट, और आपने ये पैसा दिया किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर भी आप गुजरात गवर्नमेंट को बोल रहे हो कि मैं इसका क्रेडिट यूज करूंगा। समझ में आया? और वो अलाउ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए। ये समझ आ रहा है? ये चीज पहले नहीं होती थी बिफोर GST। तो GST के आने के बाद अगर आप उसके बेनिफिट ढूंढ रहे हो, तो ये एक बेनिफिट ITC का ट्रेडर्स को या मैन्युफैक्चरर्स को, जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स है, उनको ये एक फायदा मिला। लेकिन इनके इंटरनल अकाउंट्स में गड़बड़ी नहीं हो जाती होगी इस वजह से, ये आप समझ पा रहे हो थोड़ा अकाउंटिंग पार्ट में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने IGST कलेक्ट किया था आपसे, इसी का क्रेडिट ले रहे हो ना आप। अब गुजरात गवर्नमेंट को GST चुकाते टाइम आप इसके क्रेडिट यूज कर रहे हो, तो गुजरात गवर्नमेंट को तो पैसा मिला ही नहीं था ना। तो इन शॉर्ट गुजरात गवर्नमेंट आपको उन पैसों का क्रेडिट दे रही है जो उन तक कभी पहुंचे ही नहीं। समझ में आया? तो उनके अकाउंट में डेफिशिएंसी नहीं क्रिएट हो जाएगी, पैसा मिला नहीं और क्रेडिट भी देना पड़ा, तो अपने लिए तो फंड आया ही नहीं हाथ में, ये डेफिशिएंसी क्रिएट होती है। अब इसका इन्होंने सॉल्यूशन क्या निकाला, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपस में डिसाइड किया कि GST आने के बाद हम अंदर अंदर ऐसे लड़ाई नहीं करेंगे, असेसी को पूरा बेनिफिट देंगे,
जो हिसाब हमें इंटरनली करना है वो हम कर लेंगे। एसएससी को क्यों परेशान करके उसकी कॉस्ट बढ़ाते हो, उसको क्रेडिट दे दो एक बार के लिए, फिर अंदर अंदर अपने हिसाब कर लेंगे, जिसकी डेफिशिएंसी होगी दूसरा वाला उसको फुलफिल कर देगा। आया समझ में? अब इस चीज को ध्यान से समझो। आईजीएसटी पे किया था अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट को, गुजरात गवर्नमेंट से क्रेडिट मांगा, गुजरात गवर्नमेंट ने क्रेडिट दिया कि नहीं दिया? दिया। तो डेफिशिएंसी क्रिएट हुई। अब गुजरात गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट को जाके बोलेगी कि बोले ये एसएससी ने ना आपको आईजीएसटी चुकाया था, देखो एक बार अकाउंट में चेक करो। सेंट्रल ने बोला हाँ आईजीएसटी इसने पे किया था, तो बोले हमने ना इसको आईजीएसटी का क्रेडिट दिया है, तो हमारे अकाउंट में डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई है, आप एक काम करो इस फंड में से हमें थोड़ा पैसा भेज दो यहाँ पे, ताकि हमारी डेफिशिएंसी जो है वो जीरो पे आ जाए, बैलेंस हो जाए। समझ आए? तो ये बैक एंड ट्रांजेक्शन होता है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। अब जितना क्रेडिट आप आईजीएसटी का गुजरात गवर्नमेंट से मांग रहे हो ना, उतना पैसा गुजरात गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगती है और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उनको पे करती है। क्लियर? ये समझ आए? तो ये जो सिचुएशन है यहाँ पे इंटरनल ट्रांसफर की, वो शुरू हो गई आफ्टर जीएसटी, बट इससे आपको और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हेडेक किसका है? सरकार का है। पर वो लोग ये हेडेक अपने ऊपर लेने को रेडी है, तो वो समझो अपने लिए एक सैक्रिफाइस कर रहे हैं कि हम हर महीने इंटरनल ट्रांजेक्शंस करते रहेंगे। अच्छा यहाँ पे भी तो ऐसा होगा। अब देखो आपने ना गुजरात गवर्नमेंट, रिवर्स सिचुएशन, आपने गुजरात गवर्नमेंट को टैक्स पे किया था और आप इसका बेनिफिट किससे मांग रहे हो? सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बेनिफिट दे रही है लेकिन नुकसान कर रही है ना खुद का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में गुजरात गवर्नमेंट को बोलेगी, बोले आपके एसएससी ने ना आपको एसजीएसटी दिया होगा, चेक करो, उसका क्रेडिट हमसे लेके गया है, उतने पैसे हमें भेज देना, अपना हिसाब सेटल हो जाए। तो ये इंटरनल कैलकुलेशन उनका चलता रहता है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। आया समझ में? ये पूरी सिचुएशन यहाँ पे मैंने आपको टेक्निकली थियोरेटिकली बता दी, जो इन चारों पॉइंट्स में लिखी है वो मैंने कंबाइंड बता दिया। उन्होंने एक एक करके हर चीज समझाई है, मैंने आपको पूरी एक साथ बता दी कि शुरुआत कैसे करनी है। आपके सामने अगर कोई सम आता है इस टॉपिक पे, तो सम में क्या होगा, एक तरफ आपको ये बताया होगा कि आपने कितना आईटीसी पे किया, ये वाली लिस्ट, दूसरी तरफ ये बताया होगा आपने कितना कलेक्ट किया। अब बोलेंगे कि कितना किसके सामने सेट ऑफ होगा वो बताओ, और कैश में कितना पे करना पड़ेगा वो बताओ। तो आप शुरुआत कहाँ से करोगे? एज ए स्टूडेंट आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है। तो स्टार्ट करना है इससे, सेट ऑफ करना है इस ऑर्डर में, इसको पूरा एग्जॉस्ट करने के बाद ही सीजीएसटी पे जाना है। इसको यूज करो इस ऑर्डर में, ये पूरा खत्म हो जाए फिर उसको यूज करो इस ऑर्डर में, और जितना यहाँ पे अभी भी आउटस्टैंडिंग बच गया जो पे करने का है वो कैश में पे करो, खत्म करो। आ गया समझ में? क्लियर हुआ? तो ये पूरी कंडीशन थी। अब इसमें आपको कुछ भी क्वेरी हो, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। आ गया तो फिर अपने आगे सम्स देख लेते हैं, तो नंबर्स के साथ भी समझा देता हूँ तो आपका पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है, डन। अब थियरी में देख लो आपको इसको रिवाइज कैसे करना है या एनालिसिस में क्या दे रखा है। ये जितना भी मैंने आपको इतना डिटेल में समझाया है वो सबका ना मैंने एनालिसिस रखा हुआ है, ताकि आपको लास्ट डे पे ना ये सब कुछ पढ़ने नहीं बैठना पड़े, वो लिंक नहीं करना पड़े। तो उसके लिए आप देखो पेज 129 पे, 129 पे ना आपको लास्ट में एक एनालिसिस करके दिख रहा होगा, मिला? उसमें भी आप देखना इन अदर वर्ड्स करके लिखा है, सेकेंड लास्ट पॉइंट। ये जितनी भी स्टोरी बताई ना वो इन अदर वर्ड्स में पूरी कवर हो गई, एक बार पढ़ के देख लो। एनालिसिस आप 2 मिनट लेके रेफर करो, इन अदर वर्ड्स वाला पॉइंट पढ़ो, और जो मैंने बोला उससे उसको लिंक करो। समझ आया? फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़ा आपने? देखो इसमें आपको एक चीज जो मैंने बोली उससे अलग मिली होगी। जैसे फर्स्ट तो लिखा है फर्स्ट फुल्ली एग्जॉस्ट आईटीसी ऑन आईजीएसटी, वो बात आपको रिलेट हो गई। उसके बाद उन्होंने बोला है कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी जो है, यूटीजीएसटी आप इग्नोर भी करो क्योंकि एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी सेम, दोनों का इफेक्ट सेम ही होता है। तो उन्होंने सेकंड पॉइंट में ऐसा बोला है कि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आउटपुट लायबिलिटी पेमेंट कैन बी इन एनी ऑर्डर और रेशियो, ऐसा बोला है ना। बट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि एनी ऑर्डर में मत जाओ, उससे ना आपके माइंड में कंफ्यूजन होगा, क्योंकि फिर वही जितना ऑप्शन मिलेंगे उतना कंफ्यूज होगे क्या करें। तो मैंने आपको आईजीएसटी के बाद सीजीएसटी यूज करने के लिए क्यों बोला, उसका रीजन ये है कि पहले सेंट्रल टैक्सेस का हिसाब खत्म करो, लास्ट में स्टेट वाले पे आओ। जैसे हम अभी देख रहे थे स्टेट वाले पे एसजीएसटी वर्सेस आईजीएसटी, आईजीएसटी वर्सेस एसजीएसटी, उसमें गवर्नमेंट को भी वो इंटरनल कैलकुलेशन करना ही पड़ता है। तो आप उसमें पढ़ो ही मत, आप पहले आईजीएसटी पे काम करो, फिर सीजीएसटी पे काम करो, लास्ट में एसजीएसटी पे जाओ। इससे क्या होगा, हर सम में आपका भी एक पैटर्न फिक्स रहेगा कि कैसे कैलकुलेट करना है, और आप बार बार कंफ्यूज नहीं होगे। क्योंकि क्या है, इनपुट टैक्स में भी वही 3 नाम है, आउटपुट टैक्स में भी वही 3 नाम है। आमने सामने सेट ऑफ करने में कितनी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका बैलेंस है और किसके सामने सेट ऑफ करना है, उल्टा हो जाता है। तो ज्यादा कंफ्यूजिंग करो ही मत, एक ही फ्लो फॉलो करो जो हर सम में यूनिवर्सल भी रहेगा और आपका कोई आंसर गलत भी नहीं होगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सेफ हो और लॉजिकली भी आप गलत चीज नहीं पढ़ रहे हो। तो इसलिए मैंने आपको ना वो इन एनी ऑर्डर नहीं बोला, मैंने आईजीएसटी के बाद आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी ही बोला, जबकि आप उल्टा भी कर सकते थे। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, एट द एंड आंसर सेम ही आना है। बट वो ऑप्शन दूंगा ना कि आइदर ऑफ, फिर आप एक सम में पहले सीजीएसटी लगाओगे, दूसरे में एसजीएसटी ट्राई करने जाओगे, फिर कुछ मिक्सअप हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। तो वो काम अपने को करना ही नहीं। क्लियर है? ठीक है, बाकी की चीजें क्लियर हो गई इसमें।
लेटर द यूटिलाइज ITC ऑन CGST टू पे आउटपुट लायबिलिटी और CGST एंड बैलेंस, वो तो सेम बात है जो हमने देखी थी। चलो ओके, अब इलस्ट्रेशंस पे आ जाओ। चलो कैलकुलेशन ही देख लेते हैं और पैकअप ही करते हैं उसको पूरा, क्योंकि इससे ज़्यादा कंसेप्ट में कुछ नहीं है, अब सिर्फ एप्लीकेशन देखना है। फर्स्ट इलस्ट्रेशन जो दे रखा है उसका डेटा पढ़ लेते हैं क्या है। मिस्टर जेड सप्लायर है गुड्स का, GST पे करता है रेगुलर स्कीम में, मतलब ना कोई रिवर्स चार्ज है ना कॉम्पोजिशन स्कीम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस्टर जेड इंटर स्टेट सप्लायर है, तो आउट ऑफ द स्टेट सेल कर रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो IGST तो कलेक्ट कर ही रहा होगा, ठीक है। और बोला कि कोई थ्रेशोल्ड लिमिट या कोई एग्जेम्पशन उसको अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब रजिस्ट्रेशन तो उसको लेना ही पड़ेगा। ये सेक्शन 24 की बात कर रहे हैं वो, कि अगर आप इंटर स्टेट गुड सप्लाई करते हो तो 20 लाख की लिमिट आपको नहीं मिलती और आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है, उस सेंस में बोला है। ऐसा हमें अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज उन्होंने कितने किए हुए हैं ये बोला। अच्छा, इसमें टाइपिंग एरर है, एक आउटवर्ड एक इनवर्ड होना चाहिए था, एक बार देख लेने तो कौन सा है। पहला वाला आउटवर्ड है और दूसरा वाला जो है ना वो इनवर्ड होगा। मैंने फाइनल वाले नोट्स में ठीक कर दिया था, इसमें रह गया है। एक बार अमाउंट से वेरीफाई कर लेता हूँ, रुको। 80%। हाँ ठीक है, जो सेकंड टेबल है ना क्वेश्चन में, उसमें भी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई लिखा हुआ है, उसको आप चेंज कर लो, वो इनवर्ड, मतलब एक सेल्स का डेटा है एक परचेज का डेटा है, वो टाइपिंग में एरर है, ठीक है। तो आपने आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज कितने किए, उसमें बोला है इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कितनी आपकी लायबिलिटी क्रिएट हुई है जो आपको गवर्नमेंट को पे करनी है। GST का कुछ रेट दे रखा है क्वेश्चन में, 18% बोला, ठीक है। 18% टोटल रेट बोल दिया तो इम्प्लाइड है कि दिस इज IGST, और यही अगर आप लोकल टैक्सेस के फॉर्म में गिनोगे तो 9 + 9 करके डिवाइड कर लेना, तो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। तो आप ये देख लो कि लायबिलिटी आपकी कितनी क्रिएट हुई है, तो एक तरफ है ना अपनी लायबिलिटी अपने लिख लेते हैं। लायबिलिटी के नाम पे आपको IGST कितना पे करना है वो, CGST की कितनी लायबिलिटी है और SGST कितनी, तीनों लिख लेते हैं क्योंकि डिफरेंटली कैलकुलेट होगा। आउटवर्ड सप्लाईज में इंटर स्टेट सेल्स कितना हो रहा है, 4,50,000 हो रहा है, तो 4,50,000 पे 18% आपने GST कलेक्ट किया होगा, कितना हो रहा है वो अमाउंट गिनो ना। 4,50,000 पे 18% कितना है, 81,000 आ रहा है, ठीक है। तो आपने 81,000 रुपीज IGST कलेक्ट किया, तो ये आपकी लायबिलिटी बन गई ना, गवर्नमेंट मांगेगी आपसे पैसा। नेक्स्ट, आपने आउटवर्ड सप्लाईज में इंट्रा स्टेट सेल भी तो किया लोकल, ठीक है, विद इन द स्टेट 12 लाख रुपए, तो उस पर आपने क्या कलेक्ट किया होगा, CGST एंड SGST। रेट कितना, इंडिविजुअली 9% ईच, तो 12 लाख पे 9% मतलब 1,08,000 और उतना ही SGST। समझ आ गया, ये आपने GST कस्टमर से कलेक्ट किया है, ये आपकी लायबिलिटी है जो गवर्नमेंट आपसे मांग रही है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड आपने परचेजेस भी तो किए होंगे, तो जो परचेजेस आपने किए थे उसके लिए आप क्रेडिट लोगे ना, कि भाई इतना ITC तो मुझे क्लेम करने को मिलेगा। उसमें भी सेम चीज़ होगी, IGST आपने कितना पे किया है, CGST कितना पे किया और SGST कितना पे किया, तीनों चीज़ें अपनी अपनी जगह। यहाँ पे ITC का कुछ ओपनिंग बैलेंस भी दे रखा है ना, ऑलरेडी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो क्लेम करना बाकी है, मतलब क्रेडिट पड़े हैं आपके पास, वो कितने, CGST में 45,000, SGST में 45,000, IGST में 1,05,000। ये ऑलरेडी क्रेडिट अवेलेबल है पहले से, लास्ट मंथ का कैरी फॉरवर्ड होके आया होगा, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि पूरा GST हर महीने यूटिलाइज नहीं हो पाता, तो जितना यूटिलाइज नहीं हो पाया वो नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये पिछले महीने का कैरी फॉरवर्ड होके आया है जो अनयूज्ड है अभी तक, और इस मंथ जो आपने परचेजेस किए वो और ऐड होगा ना इसमें। तो परचेजेस में आपने इंटर स्टेट परचेज कितना किया, 75,000 का, तो 75,000 पे 18% गिनो कितना हो रहा है, 13,500। तो ये और क्रेडिट आपके पास अक्यूमुलेट हो गया, इसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। टोटल मिला के जो अमाउंट बन रहा है लिखना है तो आपने लिख देते हैं, ये हो गया। अच्छा, वैसे ही इंट्रा स्टेट परचेजेस भी है ना, 4,50,000, तो ये कितना आएगा, ये 9% है, ठीक है, ये हो गया। दोनों को ऐड कर लेते हैं, 85,500, और ये भी सेम। अब समझ आ रहा है, तो इतना ITC हमारे पास अवेलेबल है ये नाम से, और इतना गवर्नमेंट हमसे ग्रॉस लायबिलिटी हमारे ऊपर लगा रही है क्योंकि इतना अपन ने कस्टमर से कलेक्ट किया।
अब मंथ एंड पे जब रिटर्न फाइलिंग होगा मंथ खत्म होने के बाद, तो हम क्रेडिट लेंगे। IGST है, CGST सब गवर्नमेंट को देना है, तो पूरा थोड़ी ना उठा के दे देंगे। हम ट्राई ये करेंगे कि जितना इसमें से यूटिलाइज हो जाए उतना अच्छा है, तो कैश में हमें सिर्फ डिफरेंस का अमाउंट ही पे करना रहेगा। तो अब सेट ऑफ कैसे करना है वो शुरू करते हैं। सेट ऑफ करने के लिए आपको पहले देखना है कि आपके पास जो क्रेडिट पड़ा हुआ है उसमें सबसे पहले आप कौन सा फंड को एग्जॉस्ट करोगे। IGST, ये आपका पहला टारगेट है, पहले इसको खत्म करो। और जब IGST आप यूटिलाइज करोगे तो पहले कौन सी लायबिलिटी इसमें से पे ऑफ होगी, IGST, ठीक है। तो ये 1,18,500 में से मैं 81,000 यूटिलाइज कर रहा हूँ टू पे ऑफ दिस। तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ IGST, आपको ध्यान रहेगा कि किसके सामने सेट ऑफ हुआ। अब इसमें बैलेंस कितना बचा वो देखो, अभी एक बार इसको रहने देते हैं, ठीक है। ये IGST यहाँ पे यूज़ कर लिया, तो ये तो लायबिलिटी खत्म हो गई। तो ये IGST फंड से पैसा आया, इसलिए यहाँ पे ऐसे लिख दिया, कैश पेएबल 0, खत्म, पूरा एग्जॉस्ट हो गया। अभी भी IGST फंड में पैसा पड़ा है ना, तो आपको ये फंड पहले इसके लिए यूज करना था, कर लिया। अब और किसके लिए यूज कर सकते हैं, CGST एंड देन SGST, वैसे ही हो सकता है। तो ये जो अमाउंट है IGST का, ये आप इसके सामने भी तो यूटिलाइज कर ही सकते हो, पूरा यूज हो जाएगा ना। इसको खत्म ही कर देते हैं। ये CGST पे ऑफ करने के लिए यूज कर रहे हैं और बैलेंस 0। और यहाँ पे आपकी 37,500 की जो लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो गई बिकॉज ऑफ योर IGST फंड, ये ऐसे लिख दिया। डिफरेंस कितना बचा, 70,500, ठीक है, करेक्ट है। अब अभी एक बार इसको सीधा कैश पेएबल पे अपने नहीं जाते, क्योंकि और भी अगर कहीं कुछ सेट ऑफ होगा तो हो सकता है, दिस इज नॉट द फाइनल लायबिलिटी। तो आपका IGST का पूरा फंड एग्जॉस्ट हो गया ना। अब आप किस पे जा सकते हो, CGST पे। एक काम करते हैं, CGST का जो अपना फंड है उसको यूज करते हैं, उसको टारगेट करते हैं। 85,500 का क्रेडिट अवेलेबल है। अब CGST फंड पहले किसके सामने यूज होता है, CGST के सामने। देखो लायबिलिटी आपकी कम है और क्रेडिट ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो पूरा यूज कर लो ना। 70,500 टू पे ऑफ CGST, ये कितना बचा, 15,000। ये अभी भी क्रेडिट अवेलेबल है। और यहाँ पे आपका ये 70,500 पूरा सेटल हो गया फ्रॉम CGST क्रेडिट्स। ये भी कैश पेएबल 0। अब इसमें एक क्रेडिट बचा हुआ है, इसको और कहीं यूज़ कर सकते हैं अभी, ठीक है, SGST के सामने तो जाएगा नहीं। तो ये आपका क्रेडिट अनयूज रह गया, जो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, अगले महीने यूज़ कर लेना। जैसे ये आया था ना ऊपर ओपनिंग वाला, वैसे। तो इसको यहीं छोड़ देते हैं, आगे इसमें कुछ नहीं करना है। अब SGST की बात करें, SGST में 85,500 अवेलेबल है, तो ये पहले SGST के सामने ही जाता है, तो पूरा ही यूज़ हो जाएगा ना, कि वहाँ लायबिलिटी ज़्यादा है आपकी। कितना बचा, ये 0 हो गया, पूरा एग्जॉस्ट। और ये 85,500 आपने यूटिलाइज कर लिया फ्रॉम SGST फंड। डिफरेंस कितना बचा, 22,500 है। और कोई रास्ता, कुछ और सेट ऑफ हो सकता है, कुछ बाकी है। ये 15,000 इसके सामने तो जाएगा नहीं, बात खत्म हो गई। तो इन शॉर्ट ऐसा है कि आपको कैश में जो पे करना है, कैश पेमेंट, उसमें IGST तो कुछ नहीं देना, CGST भी कुछ नहीं देना है, सिर्फ SGST के नाम का आपको पे करना है 22,500। ये एक ही पेमेंट होगा कैश में। अच्छा, अगर आप ITC में देखो तो ये पूरा आपका फंड जो है वो एग्जॉस्ट हो गया, ये भी एग्जॉस्ट हो गया, सिर्फ ये रह गया जो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा टू नेक्स्ट मंथ। आया समझ में। तो ये प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करोगे तो हर आंसर आ जाएगा आपका विदाउट एनी कन्फ्यूजन, और ईजी भी लगेगा। देखो अब ये करने से आपको पता चल रहा होगा कहाँ से कहाँ हम जा रहे हैं। क्लियर, समझ आ गया, ठीक। आप देख लो इसको, सॉल्यूशन तो वैसे दिया हुआ ही है, कुछ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ एक बार समझ लो। कुछ नहीं समझ आया, कोई क्वेरी है तो बोल दो, ठीक है। समझ आ गया सबको। ये सेकेंड इलस्ट्रेशन जो है वो इसके बेस पे सिमिलर है, आप उसको घर पे पहले ट्राई करना। पहले आप ये सम आप घर पे एक बार लिख के ट्राई कर लेना। अभी तो आपने ओरली इसको से देखा है ना, तो उतना ग्रिप नहीं आएगी। आप यही सम घर जाके पहले लिख के ट्राई करो, पूरा उसको समझ लो, और फिर सेकंड इलस्ट्रेशन खुद से ट्राई करो, देखो कितना बनता है। सेम पैटर्न है, कोई फर्क नहीं, नया कोई पॉइंट नहीं है। और इसके बाद एक थर्ड इलस्ट्रेशन भी है। थर्ड इलस्ट्रेशन में भी शायद एक टाइपिंग एरर था, मैं करेक्ट करा देता हूँ। फाइनल के बैच में डिस्कस कर रहे थे ना, तब वो पता चला था। सॉल्यूशन में एक्चुअली में जो पहला टेबल है उसमें अमाउंट्स इंटरचेंज हो गए। देखो मैं रिलेट करा देता हूँ। ऊपर जो पहला टेबल है ना क्वेश्चन में, वो आप देखो टैक्स लायबिलिटी वाला, उसमें आपको दिखेगा CGST 3 लाख, SGST 2 लाख, IGST 2 लाख। और सॉल्यूशन में आप पहला टेबल देखोगे ना, उसमें आउटपुट लायबिलिटी वाला कॉलम देखो, राइट साइड वाला, उसमें देखो IGST 3 लाख लिखा है और क्वेश्चन में IGST ऊपर 2 लाख है। तो वो ना इंटरचेंज हो गया अमाउंट। तो जो 3 लाख, 2 लाख और फिर 2 लाख लिखा है, उसको आपको करना पड़ेगा 2 लाख, 3 लाख एंड देन 2 लाख। वो पहले दो अमाउंट्स आपको इंटरचेंज करने हैं।
ठीक है। सॉल्यूशन में पहला टेबल, उसमें राइट वाला कॉलम आउटपुट लायबिलिटी, उसमें जो फर्स्ट टू अमाउंट्स है 3 लाख एंड 2 लाख, उसको इंटरचेंज कर दो। पहला अमाउंट 2 लाख बना दो, दूसरा अमाउंट 3 लाख बना दो, उतना चेंज करना है। ऐसा जो सॉल्यूशन का ही पार्ट है, आपका फाइनल आंसर में फर्क नहीं पड़ रहा है, बट वही टाइपिंग एरर है। फिर आप सॉल्व करोगे तब कंफ्यूजन ना हो, इसलिए पहले ही बता दें। आया सबको समझ में? सॉल्यूशन में पहला टेबल, ठीक है, आउटपुट लायबिलिटी के पहले 2 अमाउंट्स इंटरचेंज कर देना। बस तो ये 2 इलस्ट्रेशन आप घर पे ट्राई करके देख लो, सॉल्व हो जाएगा तो अपने आप पता चल जाए। बस तो ये टॉपिक अपना इसके साथ कंप्लीट है। हाँ, और एक सेक्शन बताना है, वो देख लो खाली। ये तो कैलकुलेशन हो गया है, चैप्टर में एक सेक्शन बताना है, सेक्शन नंबर 50 पेज 128 पे इंटरेस्ट वाला पॉइंट है। देखो, आप जीएसटी पे करने में अगर डिले करते हो, जो उसकी ड्यू डेट है उसके हिसाब से, तो डिले करने पे आपको इंटरेस्ट के साथ पैसा देना पड़ेगा। तो जो इंटरेस्ट का रेट है दैट इज 18% पर एनम, यहाँ आपको सबसेक्शन 1 में दिखेगा 50 सबसेक्शन 1, ठीक है। उसमें रेट कितना बोला है? 18%। 18% रेट उस कंडीशन में अप्लाई होता है जब आप जीएसटी का अमाउंट या अपनी लायबिलिटी, जैसे लायबिलिटी आपकी आ रही थी ना, ये पे करने में आपने देर करी, लेट पेमेंट किया, तो जितना लेट होगा ना, इस पे पर डे इंटरेस्ट एड ऑन होता जाएगा 18% पर एनम के रेट के हिसाब से। तो दिस इज वन सिचुएशन। उसमें एक सबसेक्शन 2 भी है, जहाँ पे आपको एक 24% का रेट भी दिख रहा होगा। वो क्या सिचुएशन है वो समझो। देखो, यहीं से समझ में आ जाएगा। अपन क्या कर रहे थे, ये आईटीसी क्लेम कर रहे थे ना, ये आपकी लायबिलिटी, ये आपने आईटीसी क्लेम किया, ये सारा। इसमें ऐसा बोला है कि अगर आपने ज्यादा आईटीसी क्लेम कर लिया, आपने सोचा यार ये 15,000 रुपये मेरे कैरी फॉरवर्ड हो रहे, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब कुछ ना कुछ करके ना क्लेम कर लेते हैं, ज्यादा क्लेम कर लेते हैं, अगले महीने भी तो मिलना ही है, इस महीने क्लेम कर लिया तो कौन सी चोरी कर ली। तो आपने ना गलत क्लेम करके, ज्यादा क्लेम करके आईटीसी यूटिलाइज कर लिया और अपनी कैश लायबिलिटी को रिड्यूस कर लिया। अब ये जो आपने किया ना, इसके लिए जो इसका पनिशमेंट है, उसमें इंटरेस्ट कितना लगा रहे हैं? 24% पर एनम। जब ये बात अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद कभी भी सामने आएगी कि आपने ज्यादा आईटीसी यूज कर लिया था, एक्सेस, तो जितना आपने एक्सेस आईटीसी यूज कर लिया था, अब वो आपको कैश में देना पड़ेगा वापस। तो वो जो कैश पेमेंट आप करोगे वो भी 24% पर एनम इंटरेस्ट होगा। तो पेमेंट में डिले करना, इट इज स्टिल ओके 18%, लेकिन एक्सेस आईटीसी क्लेम करना बड़ी गलती। तो वहाँ 24% पर एनम का इंटरेस्ट, ठीक है। तो 2 ही रेट्स हैं, और कोई रेट कहीं पे आने वाला नहीं, 18 एंड 24, सबसेक्शन 1 एंड 2। तो इसमें आपको सिर्फ ये रेट याद रखने, इतना कोई पूरा पैराग्राफ लर्न करने नहीं बैठना, उसका कोई काम नहीं, ठीक है। बस तो इसके साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट है, बाकी चीज़ें कल देखेंगे। हो गया।